तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे आपके पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड। एक और लॉ ऑफ एडिशन होता है दैट इज नेम्ड एज पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है देखिए, इफ a number of vectors can be represented by sides of polygon taken in same order, comma, then their resultant is represented by the closing side of polygon taken in opposite order। ठीक है, पॉलीगॉन किसको कहते हैं? मेनी साइड्स मतलब 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कितने भी अगर साइड मल्टीपल साइड्स रहेंगे किसी फिगर में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। तो ऐसे एक पॉलीगॉन है, इमेजिन करो यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, खत्म यहीं पे करेंगे अपन। और ये ओके, ओ ए बी सी डी ई। अच्छा देखो, इसमें से कौन कौन से वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं? ओ ए बी बी सी डी डी ई, ये सारे के सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं। और एक लौता ओ ई ऐसा एक वेक्टर है जो ऑपोजिट ऑर्डर में। मान लो मेरा टारगेट है, मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां रखना चाहता हूं, है ना। आप पहले इधर ले गए, इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर लेके गए। आपका मिशन कंप्लीट हो गया? यस ऑफ कोर्स कंप्लीट हो गया। मगर आप 1 2 3 4 5 डिस्प्लेसमेंट्स करने पड़े आपको। फिर एक बंदा आया, उसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक सिंगल रास्ते से ले जाके रख दिया गया पर। तो ये एक लौता डिस्प्लेसमेंट वही रिजल्ट दे रहा है जो ये 5 डिस्प्लेसमेंट्स मिलकर दे रहे थे। तो मैं कहूंगा कि ये जो इकलौता डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और ये इन सब के बराबर का रिजल्ट दे रहा है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई, ये बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ ई के। ये बराबर क्या है कि हो जाएगा? वेक्टर ओ ई के। इस तरह से इसी को बस कहा जाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब कितने भी अगर आप साइड ले लो, कितने भी साइड ले लो, और अगर मान लो सारे के सारे साइड सेम ऑर्डर्स में है, सभी सारे के सारे साइड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं और सेम ऑर्डर में, और एक लौता एक ऐसा वेक्टर है जो अपोजिट ऑर्डर में है, तो हम कह सकते हैं इन सब का वेक्टर एडिशन इस एक लौते के वेक्टर इसके वेक्टर के बराबर होगा। बस दैट्स इट। इसके अंदर मैं कहीं ज्यादा इसका यूज होता हुआ मैंने देखा नहीं है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, ध्यान रखो, है ना। इंपॉर्टेंट के लिहाज से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पे। चलिए, तो हम आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स।
देखो 2.4, अब बहुत गौर से देखना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर P और वेक्टर Q, वेक्टर P और वेक्टर Q। आपको मालूम है बेटा, अगर मैं यहां पर इसको खींचूंगा तो ये ट्राइंगल तो बन जाएगा, मगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है बेटा? इट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। बट मैंने आपसे कहा कि मुझे यहां पे वेक्टर Q माइनस वेक्टर P चाहिए, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P चाहिए। तो मैं उसका डायरेक्शन, देखो वेक्टर P और वेक्टर Q को ऐड करने से क्या मिला? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब उसका भी क्या था? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था। हर वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो जो आखिर में रिजल्ट आया उसका भी क्या होगा? एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। अब आप जब Q को माइनस करोगे P से, तो इससे भी जो आएगा एक रिजल्ट आएगा जो कि इससे हटकर होगा, मगर उस रिजल्ट का भी तो क्या होगा? कोई ना कोई डायरेक्शन होगा ना, क्योंकि आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी है आर डैश। सवाल ये उठा कि उस रिजल्ट का डायरेक्शन क्या होगा, और ये भी मुझे पता लगाना है उस रिजल्ट को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा। वो याद है मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था आपको, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स में इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक सब्ट्रैक्शन निगेटिव वेक्टर करके कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, है ना। जब निगेटिव वेक्टर में पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें एक डेफिनेशन लिखाते वक्त लिखा था, इट इज अ जनरेटेड वेक्टर। जनरेटेड मतलब पहले से नहीं रहता वहां पर, वो आप क्या करते? बनात करते, जनरेट करते। क्योंकि आपको Q माइनस वेक्टर P बनाना है, मतलब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर Q प्लस माइनस ऑफ वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर R डैश। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? है ना, ये और ये मीनिंग एक ही होगा ना, मीनिंग बदल जाएगा क्या? नहीं। मतलब तुम अगर वेक्टर Q को जोड़ोगे किसके साथ? माइनस वेक्टर P के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? वेक्टर R डैश, जो नया रिजल्ट आपको चाहिए, जो इनको सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिलता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? बहुत आसानी से पॉसिबल है। आप क्या करो, यहां पर माइनस वेक्टर P जनरेट करो। अब माइनस वेक्टर P जनरेट कैसे कर सकते हैं? तो माइनस वेक्टर P जनरेट करने के दो तरीके। एक तो इसी को यहीं से पलटा दो, यहीं से पलटा दो, माइनस वेक्टर P और ये वेक्टर Q। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वेक्टर R डैश, ये इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ गया, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ गया। बोले कैसे आया? अरे पैरेललोग्राम लगाओ ना, है ना, ये इधर से खींचा, ये इधर से खींचा तो बीच में से जाएगा। या फिर आप क्या करो, जगह पे पलटाने के बजाय आप क्या करो, ऐसा लगाओ, है कि नहीं। तो अगर मैं उसको जगह पे पलटाने के बजाय मैं उसको ऐसा कर रहा हूं, माइनस वेक्टर P वेक्टर Q, है ना, तो मैं बोलूंगा अच्छा रिजल्टेंट, तो बोले ये वेक्टर R डैश। अगर आप नोटिस करेंगे, देखो डायरेक्शन अभी भी सेम है, नहीं ना सर कैसे सेम है ना, वो तो मेरा ह्यूमन एरर आएगा थोड़ा बहुत, मगर देखो ना आप डायरेक्शन सेम है कि नहीं है कि नहीं। तो आप चाहे तो उसको यहां पर जगह पे पलटा सकते हैं, आप चाहे तो जगह पे पलटा सकते हैं ऐसा, है ना, वो आप जगह पे पलटा लो, माइनस वेक्टर B बन गया। और अब जो आप रिजल्टेंट लोगे, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको एडिशन नहीं, वो क्या देगा? आपको सब्ट्रैक्शन देगा, क्योंकि वेक्टर R डैश क्या है यहां पे? माइनस वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, या वेक्टर Q प्लस माइनस वेक्टर P, जो कि आपको क्या देने वाला है? वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, है ना। यहां पर देखो, यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है, यहां पैरेललोग्राम लग रहा है, यहां ट्राइंगल लॉ लग रहा है। वेक्टर R डैश इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, तो वेक्टर R डैश इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, तो मतलब वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, इस तरह से आता है।
चलो ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है अल्टी पल्टी करते अपन जो, जिसको नेगेटिव निकालना है, ये हमें हेल्प करता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। किसके लिए? रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। अगर मुझे रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो रिजल्टेंट का अगर मुझे वैल्यू निकालना है, वेक्टर आर डैश का वैल्यू निकालना है, उसका फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, है ना, और माइनस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, जहां पर पी और क्यू, सॉरी, जहां पर थीटा पुराना पी और क्यू के बीच का एंगल है। पहले पी और क्यू ऐसा था ना, पी और क्यू ऐसा था, इसके बीच का एंगल थीटा था। अब आपको पी देखो, अगर मैं यहां पर वेक्टर लॉ का अप्लाई करके वेक्टर आर निकालता तो वो मुझे सब्ट्रैक्शन देता था क्या? नहीं, वो तो मुझे क्या देता था? एडिशन। मगर मेरी तलाश काय पे है? सब्ट्रैक्शन पे। तो मैंने यहां नेगेटिव वेक्टर तैयार किया, आइदर बाय रिवर्सिंग दिस वन या फिर ऐसा करके। तो फिर उससे जो रिजल्टेंट आया उसने मुझे क्या दिया? आपका ये नया वाला रिजल्टेंट दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। यहां पर प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस आ गया, है ना। अब ये पी और क्यू के बीच के, पुराने पी और क्यू के बीच का एंगल है। अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा ठीक है, चलो बताओ, ये रिजल्टेंट ने पी के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा। ये क्या एंगल बना? तो अल्फा का एंगल बनेगा tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये पुराना था ना, अब ये बस प्लस की जगह क्या करना है? माइनस करना। आया समझ में? ओके, तो चलो जैसा मैं बोल रहा हूं लिखो, पहले इनिशियल लिख दो। इफ वेक्टर p एंड वेक्टर q, if vector p and vector q are the two given vectors if vector p and vector q are two given vectors, then the resultant vector q minus vector p, and the resultant vector q minus vector p can be calculated as, the resultant vector q minus vector p can be calculated as। फिर ये पूरा फॉलो अप करिए आप। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पे आने वाले सवाल कुछ इस तरह से होते हैं। एक ट्रक है जो जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, है ना, नॉर्थ की तरफ। अचानक से उसने टर्न ले लिया, किधर? राइट। राइट स्टैंड्स फॉर विच ज्योग्राफिकल डायरेक्शन? ईस्ट, है ना, क्योंकि नॉर्थ ये राइट साइड में ईस्ट, देन वेस्ट, एंड देन साउथ। अब इसने अचानक से ईस्ट में टर्न ले लिया, तो वो बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, पता लगाइए। तो ये है मेरा v1, ये है v1, और फिर ये है मेरा v2। और मुझसे कहा गया है आप वेक्टर v2 माइनस v1 की वैल्यू पता लगाइए। देखो, अगर ये वेक्टर v2 है और ये वेक्टर v1 है, तो वेक्टर v2 माइनस v1 किधर आएगा बेटा? इस डायरेक्शन में। माइनस वेक्टर v1 इधर आएगा ना, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन वेलोसिटी। वो कितना होता है? वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, म्हणजे काय? वेक्टर v2 प्लस माइनस ऑफ वेक्टर v1। मतलब वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 निकालना है। निगेटिव वेक्टर कौन सा है यहां पर? v1, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। ऐसा आप जगह भी पलटा सकते हैं और आप यहां पर भी पलटा सकते हैं, डजेंट मैटर। अच्छा ठीक है, तो मैंने उसको ऐसा पलटा दिया, माइनस वेक्टर v1। ओके, अब ये जो डायरेक्शन रहेगा यहां से, जो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन रहेगा, ये क्या रहेगा?
ये रहेगा माइनस वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, यानी कि हमारा ये डेल्टा वेक्टर v, ये डायरेक्शन है डेल्टा वेक्टर v का। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये डेल्टा वेक्टर v कौन सा डायरेक्शन हो रहा अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो? कौन सा आ रहा? साउथ ईस्ट। तो यहां पर इसका आंसर डायरेक्शन जो रहेगा साउथ ईस्ट रहेगा। और अगर देखा जाए ऑप्शन में सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन को अगर पकड़ के मैं सॉल्व करूं तो आंसर क्या आ जाता? साउथ ईस्ट, है ना। बट फिर भी नहीं, मुझे कैलकुलेट करना है, मैं ईमानदारी से करूंगा, मैं ऐसी चोरी छुप के आधे आधे काम नहीं करता, मैं पूरा कैलकुलेट करता हूं। तो अच्छा ठीक है, पूरा कैलकुलेट कर। ये क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा देखो, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस ऑफ 90 डिग्री। अरे भाई, इनके बीच का एंगल कितना है? v1 ऐसा जा रहा था, v2 ऐसा गया, एंगल कितना आया? 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगा 0। डेल्टा वेक्टर v, ओके, मैग्नीट्यूड है इसका। हाँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, दैट गोज फॉर हाउ मच? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका 10 रूट 2, है ना। ये आंसर आएगा। आया समझ में? ठीक है, देखो स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर towards east turns south and travels at a speed of 80 kilometer per hour. Stop. Calculate the change in velocity. बोलो फावातीन, क्या बोल रहे आप? कहां अटक गए? अच्छी उर्दू बोल लेता ना, चालू है, कोशिश चालू है। v1 ऐसा था, v2 ऐसा था, हमें निकालना था v2 माइनस v1। नेगेटिव वेक्टर माइनस v1 था, इसीलिए उसको उल्टाया मैंने, है ना। अगर आप सोच रहे होंगे सर अगर कुछ जगह पे पलटाते तो भी वही होता, ये वेक्टर v2 होता और ये माइनस वेक्टर v1 होता, रिजल्टेंट ये आता था, तब भी देखो सेम डायरेक्शन होता था, है ना। तो डजंट मैटर्स एट ऑल कि आप किसको ऐसा, आप उसको इस तरह से फ्लिप कर रहे हैं या जगह पे फ्लिप कर रहे हैं। अब ये कोई मुझे सॉल्व करके बताओ विद डायरेक्शन क्या होगा। एक गाड़ी थी विच वॉज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। तो चलो डायग्रामेटिकली मैं बनाता हूं कि ये मेरे पास एक गाड़ी है, तो v1 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ जा रही है, फिर साउथ में टर्न लेती है और ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। वो बोल रहा है कि पता लगाओ v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या होगी एज वेल एज ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। करो, कम ऑन, यू कैन डू इट। 100 आ जाएगा, वो तो इजीली बोल दिया 100 है ना। अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, वो 100 आता है। वो अगर आपको देखो प्रैक्टिस अच्छी है तो ये आप ये याद रख सकते हैं, 3 और 4 का 5 होता है साउथ ईस्ट। चलो देखते हैं क्या आएगा। मुझे वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इसे फ्लिप कर देता हूं। तो ये हो गया, देखो इसको फ्लिप कर दिया, माइनस वेक्टर v1, है ना। और v2 तो जैसे ही वैसे ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब देखो यहां पर ये सबसे पहले तो रिजल्टेंट पता चल गया मुझको, रिजल्टेंट ऐसा आएगा। अच्छा, ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा?
ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट है ना ये, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर होता है 3600 प्लस 6400 80 का स्क्वायर, दैट गोज फॉर हाउ मच 10,000 एंड दैट गोज फॉर हाउ मच 100 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन कौन सा है बेटा, साउथ वेस्ट, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। देखिए एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसमें इंक नहीं अंदर दे देना मुझको। मान लो ये पहले पार्टिकल यहां था, ध्यान दो बेटा सब लोग, पार्टिकल यहां था, तो इसका रेडियस वेक्टर इधर आता है। फिर मान लो, एक मिनट मैंने ये लिखा नहीं, इन अ क्वार्टर सर्कल एंड सेमी सर्कल। अब उसके बाद पार्टिकल इस पोजीशन से हटकर ये पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन से हटकर इस पोजीशन पे आ गया, ये पहला केस है। इसने कितना सर्कल कंप्लीट किया, पूरे सर्कल का ये कितना हिस्सा है, 1/4 यानी अ क्वार्टर। तो एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था उसने एक क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया, तो उसमें बोला चेंज इन रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का पहले डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे था, बाद में कहां गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो इसमें बोला कैलकुलेट द चेंज इन रेडियस वेक्टर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन रेडियस वेक्टर, ये कैलकुलेट करना है। तो पहला पार्ट जो है क्वार्टर सर्कल के लिए, क्वार्टर सर्कल के लिए देखो यहां पर एक बात मैं ये कह सकता हूं कि R1 और R2 इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि रेडियस है। तो इसको सिर्फ R बोले भी तो चल जाता, टेस्ट नहीं हो, डीपीपी है। नहीं 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 हमको नहीं चाहिए ऐसी जब मैं पार्टी दूंगा तो बोलना नहीं 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 हमको नहीं चाहिए। एक काम पड़ गया, जेरोक्स करके दे दो ऊपर से। अमजद थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाते हैं। ओके तो अब देखो बेटा, ध्यान दो सब लोग इधर, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, पहले इस पोजीशन पे था, तो रेडियस वेक्टर वेक्टर R1, और जब इस पोजीशन पे होगा रेडियस वेक्टर R2। वो कितना सर्कल कंप्लीट करता है, अब क्वार्टर सर्कल। अब क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया, अच्छा ठीक है, कितना एंगल कवर हुआ यहां पर, 90 डिग्री का। कितना एंगल कवर हुआ ये, 90 डिग्री का। अच्छा ठीक है चलो मान लिया 90 डिग्री का एंगल कवर हुआ। अब मुझे यहां पर क्या करना है, डेल्टा R निकालना है, चेंज इन रेडियस। तो मैं बोलूंगा कितना होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 कॉस ऑफ 90 डिग्री। मगर कॉस 90 क्या होता है बेटा, 0। इसी वजह से मैं क्या बोलूंगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, R√2। आया समझ में। तो ये चेंज इन रेडियस वेक्टर, हमको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन रेडियस वेक्टर ऐसा पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें 2 सवाल है, एक क्वार्टर सर्कल के लिए भी है और एक सेमी सर्कल के लिए भी है। ये तो क्वार्टर सर्कल का हुआ, सेमी सर्कल में क्या होगा, देखो भाई ये पार्टिकल ऐसा गोल 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 घूम रहा था, पहले पार्टिकल ए पोजीशन पे था, तब रेडियस वेक्टर वेक्टर आ रहे, बाद में बी पोजीशन पे है, रेडियस वेक्टर वेक्टर आर बी। अब मुझे एक बात बताओ, इनके बीच का एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस 2 टाइम्स, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 कॉस ऑफ 180 डिग्री।
कॉस 180, हाँ याद रखना 180। अब इसके बीच का एंगल पहले 90 डिग्री था, हो गया। जल्दी करो मुझे, थोड़ा सा दे दो, वो खुद ले लेते आपस में। चलो देखो इधर, तो अब यहां पर उनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। कॉस 180 क्या होता है बेटा, -1। तो ये हो जाएगा बेटा +1 अंडर रूट ऑफ, फिर हो जाएगा ये प्लस, तो आर स्क्वायर प्लस 2r²। ये कुल मिला के कितना हो जाएगा बेटा, 4r², जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस आर, है ना। इस तरह से अगर ये एंगल 60 डिग्री होता तो वो बोलता भाई आप 60 डिग्री के एंगल के लिए पता लगाइए। तो रफ में कैलकुलेट कर बताओ 60 डिग्री के लिए क्या आएगा। 60 डिग्री के लिए अगर रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताइए। चलिए गो फॉर इट।